ओके, सो लाइक लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है देखा किस तरह से जो है अंग्रेजों के टाइम में किस तरह से ब्रिटिश पॉलिसी इस तरीके से तैयार की गई, जहाँ पर कि जो कैश क्रॉप्स हैं या कॉमर्शियल क्रॉप्स वगैरह हैं उनकी खेती पर जो है जोर दिया गया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है उस पर जोर दिया गया। और इसमें जो है ओपियम और इंडिगो, ये दो की फसल थी, ये की क्रॉप्स थी वहां पर। अब इंडिगो के बारे में, सॉरी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ओपियम फर्स्ट। Now, like the British imported large quantities of tea from China and had to pay for it in silver, as the Chinese did not want Western goods. ओके, ब्रिटिशर्स जो थे वो चाइना से ढेर सारा चाय इंपोर्ट करते थे और वो सिल्वर में, चांदी में उसका पेमेंट करते थे, क्योंकि चाइनीज जो थे दे डिड नॉट वांट वेस्टर्न गुड्स, उनको जो है पश्चिमी चीजें नहीं चाहिए थी। बट सून द ब्रिटिश केम अप विद अ प्लान ऑफ स्मगलिंग एंड सेलिंग ओपियम इन चाइना। लेकिन जल्दी ही ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक प्लान बनाया कि स्मगल करके जो है ओपियम, ओपियम जो है एक नशे का चीज होता है, ठीक है ना, वो जो है अफीम, तो उसको स्मगल करके वो चाइना में पहुंचाएंगे, वहां पर बेचेंगे। आफ्टर 1765 द कंपनी अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्टर्स टू प्रोड्यूस ओपियम इन बंगाल एंड फिक्स्ड इट्स प्राइस। 1765 के बाद कंपनी ने जो है कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार वगैरह अपॉइंट किए, जिनका काम था ओपीएम की खेती करना बंगाल में और इसका प्राइस फिक्स करना। दिस प्राइस वाज सेट एज लो एज पॉसिबल सो दैट इट वुड यील्ड अ लार्ज प्रॉफिट टू द स्टेट। इसका प्राइस जितना हो सके उतना कम रखा गया था, ताकि जो स्टेट जो है, जो अंग्रेजी हुकूमत है, उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। अब द डेवलपमेंट ऑफ ओपीएम एज अ कॉमर्शियल क्रॉप फुलफिल टू ऑब्जेक्टिव्स। ओपीएम की जो इन्होंने ओपीएम को जो इन्होंने डेवलप किया कॉमर्शियल क्रॉप के तौर पर, तो इससे दो इनका जो फायदा हो गया, दो इनका एम जो है वो पूरा हो रहा था। इट यील्डेड ह्यूज रेवेन्यू इन इंडिया। इंडिया में एक तरफ इनको जो है ह्यूज रेवेन्यू आ रहा था, ढेर सारा पैसा आ रहा था। दूसरी तरफ इट ऑल्सो क्रिएटेड अ चैनल वेयर द परचेज ऑफ चाइनीज टी फॉर द रेमिटेंस ऑफ दैट इनकम टू लंदन। ये ओपीएम के थ्रू जो पैसा आ रहा था वो सीधा अब इंग्लैंड नहीं भेजना है। बेसिकली एक तरीके से इस तरह से हो गया कि ओपीएम का यूज करके जो पैसा आएगा उससे वो चाइना से जो है टी मंगाएंगे, और उसका पैसा जो आएगा वो मान लो कि अब लंदन, इंग्लैंड चला जाएगा। बेदाग पैसा हो गया, साफ सुथरा पैसा हो गया वो, राइट। ओपीएम जो है बेसिकली इसी फूल से निकाला जाता है, ठीक है ना, ओपीएम पॉपी, इसी से जो है ओपीएम निकाला, अफीम जो है इसी से निकाला जाता है। दूसरी जो इनकी कॉमर्शियल क्रॉप है वो है इंडिगो। इंडिगो क्या हो गया, नील जिसको कहते हैं, नहीं हम लोग के यहाँ धोती वोती में उस सफेद कपड़े में डाला जाता है। इट इज अ ब्लू डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ट्रॉपिकल प्लांट यूज्ड टू कलर टेक्सटाइल्स, वाज इन डिमांड इन ब्रिटेन। तो इंडिगो जो है, जो कि ब्लूइश कलर का होता है, जो कि यहाँ पर उगने वाले एक पौधे से निकाला जाता है, तो इसका यूज जो है कपड़े वगैरह को कलर करने में होता था, और ब्रिटेन में इसकी डिमांड थी। यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स फोर्स्ड Indian peasants to cultivate the plant on their lands and deliver it to the factory at a fixed price. जो यूरोपियन जो कह सकते हो कि इनके खेती करने वाले थे इंडिगो के, तो उन्होंने जो है यहाँ के इंडिया के किसानों को मजबूर किया, उनको जबरदस्ती जो है इंडिगो की खेती करने के लिए कहा, अपनी जमीन पर इसको उपजाओ, और बाद में जो है जो फिक्स प्राइस कर दिया कि इस दाम पर जो है फैक्ट्री में आके इसको बेचोगे तुम। The condition of the cultivators worsened so much that they often refused to work on plantations. अब जो खेती करने वाले थे बेचारे, उनकी हालत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि वो अक्सर जो है अब उन प्लांटेशंस में जो है काम करने से मना कर देते कि ना भैया काम नहीं करना हमको, वहां पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। द प्लांटर्स रिस्पॉन्डेड बाय बर्निंग देयर राइप क्रॉप्स एंड हाउसेज एंड कैप्चरिंग द कल्टिवेटर्स एंड देयर कैटल। ओके, जो प्लांटर्स जो थे, जो प्लांटेशन के मालिक थे, नील की इंडिगो की प्लांटेशन करवाने वाले जो थे यूरोपियंस, जब इन किसानों ने, जब कल्टीवेटर्स ने मना कर दिया, उपजाने वालों ने, किसानों ने, तो ये लोग क्या किए, तो इन्होंने, तो प्लांटर्स जो है उन्होंने उनकी पकी फसल में आग लगा दिया, ठीक है ना, उनके जो है पकी हुई फसल और घर वगैरह में जो है आग लगा दिया, उनको जो है पकड़ पकड़ के जो है बांध लिया, कह सकते हो कैप्चर कर लिया, और उनके मवेशियों को भी पकड़ के बांध लिया। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे और पुलिस थे, दे ऑल्सो सपोर्टेड द ब्रिटिश प्लांटर्स अगेंस्ट द कल्टीवेटर्स। उन्होंने भी जो है, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उनका सपोर्ट किया कल्टीवेटर्स के विरुद्ध। तो मतलब सब मिलके कल्टीवेटर्स को मारने पे लग गए जब उन्होंने जो है नील की खेती करने से मना कर दिया। The government enforced the rights of the planters by passing an act in 1830 under which the cultivators who broke indigo contracts were liable to persecution.
1830 में जो है सरकार ने एक कानून पास कर दिया प्लांटर्स के हक को कायम करने के लिए, जिसके तहत जो कल्टीवेटर्स जो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेंगे, नील वाला कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रेक करेंगे, फिर उनको तो सजा मिलना था। The act, though repealed in 1835, continued to be enforced in actual practice. अब ये एक्ट जो है वो 1835 में खत्म कर दिया गया, लेकिन एक्चुअली इसका यूज जो है वो कंटिन्यू रहा। आप लोगों को गांधी का तो चंपारण वाला सीन याद होगा ना, तो वो भी तो इंडिगो की फार्मिंग के खिलाफ ही था, राइट? The suffering of the cultivators evoked general sympathy among all classes of Indians. तो ये जो किसान, जो खेती करने वाले जो थे, खेतिहर जो थे लोग, इनकी जो तकलीफें थी, इसने जो है नॉर्मल सबकी सहानुभूति बटोरी। इंडिया के, भारत के जितने भी अलग अलग वर्ग के लोग थे, सबके मन में इनके प्रति जो है सहानुभूति पैदा हुई। बट देयर वाज नो ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट फॉर नियरली हाफ ए सेंचुरी। लेकिन कोई भी जो है ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट जो है वो अगली लगभग आधी सेंचुरी तक नहीं हुआ। An organized movement against the oppression of the planters was headed by Bishnu Charan Biswas and Digambar Biswas from the village of Chaugacha in the district of Nadia. तो एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था प्लांटर्स के ऑपरेशन दमन के खिलाफ। जो है एक संगठित आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था, जिसके प्रमुख थे विष्णु चरण बिस्वास और दिगंबर बिस्वास, जो कि चौगचा, जो कि नादिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा बंगाल में, उधर से थे। वन बाय वन मोर विलेजेस ज्वाइंड देम and in a course of 2 years the vow of no cultivation of indigo was taken by many cultivators in all districts. और एक एक करके अलग दूसरे गांव सब भी इसमें जुड़ते गए, और 2 साल के दरमियान जो है ये शपथ लेने वाले लोग कि अब नील की खेती नहीं करेंगे, वो जो है मोटामोटी सभी डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच चुका था। फिर शुगर का भी एग्जांपल ले लो, ये भी एक कॉमर्शियल क्रॉप थी। Now in the 1830s, the indigo planters suffered because of a fall in prices and sales. 1830s में जो इंडिगो की खेती करवाने वाले जो थे ये ब्रिटिश या यूरोपियन प्लांटर्स, उन सभी को काफी नुकसान हुआ क्योंकि दाम गिर गया, सेल घट गया। ओके, they then began to invest in the production of sugar for the London market, where import duties had been reduced and demand was rising. तो अब जो है वो चीनी के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने लगे लंदन की मार्केट के लिए, जहां पर कि इंपोर्ट ड्यूटीज जो है, मतलब कि इंडिया से इंपोर्ट करने का जो टैक्स होगा वो घटा दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था, और चीनी का डिमांड जो है वो बढ़ रहा था। Again, large areas of land was given to European speculators who began setting up sugar plantations in eastern Uttar Pradesh. बड़ा बड़ा जमीन का एरिया सब जो है वो यूरोपियन स्पेक्यूलेटर्स सबको दे दिया गया, जो जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं, और उन्होंने जो है फिर अपना गन्ने का खेती के लिए गन्ने का प्लांटेशन जो है वो ईस्टर्न यूपी में सेटअप करना शुरू कर दिया। नाउ द लोकल पेजेंट्स हैड लॉन्ग प्रोड्यूस्ड गुड़ फॉर लोकल कंजम्पशन एंड सेल टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। नहीं, हम लोग क्या भी होता था ना, जो किसान सब थे उन्होंने तो काफी समय से वो गुड़ तो बनाते थे, वो लोग इसको जैगरी भी कहते हैं, अपने खाने में भी काम होता था और दूसरे हिस्सों में भी बेचा जाता था। बट दे वर नाउ फोर्स्ड टू प्रोड्यूस अ थिकेंड शुगर केन जूस कॉल्ड रूट्स फॉर डिलीवरी टू द प्लांटर्स हु प्रोसेस्ड इट इनटू शुगर। लेकिन अब जो है उनको मजबूर किया जाने लगा कि वो जो है शुगर केन का जो जूस होता है, गन्ने का रस जो होता है, उसको गाढ़ा करके, जिसको कि रूट्स कहते थे, और उसको फिर प्लांटर्स के यहाँ सप्लाई करेंगे, जो उससे फिर चीनी बनाएंगे। द पेजेंट्स वर देन फोर्स्ड टू डिलीवर द क्रॉप टू द फैक्ट्री एट लो फिक्स्ड प्राइस। अब जो है किसानों को इस बात के लिए भी मजबूर किया गया है कि भाई जो भी तुम उपजाओगे गुड़ नहीं बनाना है, एक लो फिक्स प्राइस कर दिया गया कि इस दाम पर ही तुमको जो है फैक्ट्री में पहुंचाना है। ओके, तो लोकल अपना धंधा बंद करो। अब इस समय में जो है देखो किसानों का इस तरीके से जो है सब तरफ से पकड़ के इन्होंने जो है शोषण कर दिया था, और इस शोषण में जो है किसानों के लिए रास्ता मिलना मुश्किल हो गया था। आई मीन अगर किसानों के तकलीफ की बात करें, किसानों के प्लाइट्स की बात करें अगर, तो अपार्ट फ्रॉम हाई टैक्स स्लैब्स, एग्रीकल्चर इन इंडिया वाज एक्सपोज्ड टू मेनी हैजर्ड्स like drought and flood which could destroy the crops and ruin the farmers. I mean, जो ऊंचे टैक्स स्लैब्स का जो बर्डन था, उसके अलावा इंडिया में खेती जो है वो और भी बहुत सारी जो है परेशानियों से घिरा हुआ था, जैसे सूखा पड़ेगा या बाढ़ आएगी, राइट, जो कि पूरी फसल को ही बर्बाद कर देगी और किसान को भी बर्बाद कर देगी। बट विद कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अ न्यू सेट ऑफ डेंजर्स अपीयर्ड। लेकिन अब खेती के वाणिज्यीकरण के बाद
अब जब मान लो कि कैश क्रॉप की खेती जब करवाई जाने लगी जबरदस्ती, तो इसके बाद जो है एक नए डेंजर्स पैदा होने शुरू हो गए। इफ देयर वाज अ फॉल इन प्रोडक्शन और क्रॉप फेलियर, द पेजेंट्स वर इन डेंजर ऑफ लूजिंग देयर लैंड। अगर मान लो कि अब जो है अगर उपज घट जाएगी या फसल खराब हो जाएगी, तो किसान तो अपनी जमीन तक खो देंगे। ओके, दे वर फोर्स टू वर्क एज लैंडलेस लेबरर्स। कई बार जो है उनको भूमिहीन मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेविंग्स, द पेजेंट्स वर फोर्स टू टेक लोन्स एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द मनी लेंडर्स हु एक्सप्लॉइटेड देम फर्दर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अब चूंकि किसान वगैरह जो है टैक्स भरने के बाद और अपने घर का खर्चा चलाने के बाद जो है इनके पास कोई जो है सेविंग्स या बचत तो होती नहीं थी, और वो जो है काफी ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर इनको जो है फिर महाजन सबसे, साहूकार सबसे जो है ब्याज लेना पड़ता था। वो फिर उनका और ज्यादा शोषण करते थे। द कॉमर्शियल क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन इंडिया प्राइमरीली मेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, राइट। जो कॉमर्शियल क्रॉप की खेती होती थी, चाहे मान लो कि शुगर कैन की खेती हो, इंडिगो की खेती हो, तो ये सब जो है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की जो जरूरतें थी उनके हिसाब से करवाई जाती थी। दस द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और इस वजह से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो है उनकी काफी तरक्की हुई, काफी प्रॉस्पर किया उन्होंने। किसकी कीमत पर? इंडियन इंडस्ट्रीज की कीमत पर। बट द बेनिफिट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डिड नॉट रीच द इंडियन फार्मर्स। लेकिन कमर्शियलाइजेशन जो हुआ खेती का, उसका फायदा जो है इंडिया के किसानों तक जो है नहीं पहुंचा। ओके, अब जब मान लो कि किसानों का शोषण चल रहा है धड़ाम, राइट, और उनको जो है कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में किसान क्या करेंगे? तो ऐसे में तो मान लो कि किसान जो है वो आंदोलन वगैरह करेंगे, राइट। तो यही चीज हुआ, जो टेरिटरीज वगैरह जो एनेक्स किया, जोड़ लिया ब्रिटिशर्स ने अपने अंदर, तो उसके बाद जो चाहे उनका सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हो, या जुडिशियरी हो, या रेवेन्यू वाला एडमिनिस्ट्रेशन हो, राइट, सब जगह जो है बेसिकली, राइट। इसके अलावा जो उनका जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का पॉलिसी रहा हो, खास करके गांव वाले एरिया में, इन सब की वजह से जो है कल्टीवेटर्स के बीच में, जो खेती करने वाले थे कृषक, उन सब के बीच में ढेर सारा असंतोष फैल गया। अ नंबर ऑफ पेजेंट आउटब्रेक्स एंड रिवोल्ट्स टुक प्लेस इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो है बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे हंगामे हुए, बट दीज रिवोल्ट्स वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड वंस। लेकिन ये संगठित विद्रोह नहीं थे, ठीक है ना। 10 गांव में हो गया हंगामा, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी इंडिया एक साथ खड़ी हो गई। For instances, there had been instances of sporadic resistance in Champaran in northwest Bihar since 1860. मतलब नील की, इंडिगो की खेती के विरोध जो है, रहरा के विरोध जो है, ये चंपारण में 1860 से ही हो रहा था। लेकिन संगठित रूप से कब हुआ? जब गांधी वगैरह बाद में आए। There was also a strong disturbance in Champaran in 1866 and 68. 1867-68 के बीच में भी चंपारण में भयानक डिस्टर्बेंस हुआ था, लेकिन पूरे ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर नहीं हुआ। In the 20th century, the movement of the peasants were better organized. 20वीं सदी में जब आ जाते हैं, ये तो 19वीं सदी की बात हो गई ना, 20वीं सदी में आने के बाद जो है किसानों का जो मूवमेंट था वो ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज होने लगा। They received support from political groups and helped in strengthening the national movement. उनको जो है राजनीतिक दलों का जो है समर्थन मिला, ठीक है, जिसके और उसकी वजह से जो है नेशनल लेवल पर मूवमेंट को मजबूत करने में भी उनका जो है योगदान रहा। In 1920-21, the peasants opposed the arbitrary rise in revenue imposed by the local zamindars and talukdars. 1920-21 में जो किसान वगैरह थे, उन्होंने जो है विरोध किया कि अपने मनमर्जी से सीधा जो ये लोग रेवेन्यू बढ़ा देते थे ना, लोकल जमींदार या तालुकदार वगैरह सब, ठीक है, तो उस सब का जो है प्रतापगढ़ या रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी में, तो उसका उन्होंने जो है जम के विरोध किया। Several local associations took up their causes. बहुत सारे जो लोकल एसोसिएशंस थे वो अपना अपना मुद्दा उठाते रहते थे। In 1920, the अवध किसान सभा was formed under the leadership of Jawaharlal Nehru and the local leader Ramchandra to protect the rights of the peasants. 1920 में जो है अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू और जो वहां के स्थानीय नेता थे रामचंद्र, उन दोनों की अगुवाई में किसान के हितों की रक्षा करने के लिए। The peasants in Tanjore registered the rise in revenue in 1923-24 with some success. तंजौर के किसान जो थे उन्होंने भी जो है टैक्स में बढ़ोतरी 1923-24 के बीच में टैक्स की बढ़ोतरी का जो है विरोध किया था और कुछ सफलता भी उनको मिली थी।
In coastal Andhra, N.G. Ranga founded the first Rayats Association in 1923, and in 1927 a powerful Kisan movement took place in the Krishna Godavari Delta under the leadership of T. Prakasham and Konda Venkatapayya. Okay? आंध्रा की बात करो तो वहां पर एनजी रंगा जो थे उन्होंने पहला जो है रैयत एसोसिएशन स्थापित किया था 1923 में, और फिर 1927 में जो है एक जबरदस्त जो है किसान का आंदोलन हुआ था कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है वहां पर, और जिसके लीडर कौन थे तो टी प्रकाशम और कोंडा वेंकटपैया. Okay. In Uttar Pradesh, the Kisan movement finally resulted in the demand for abolition of the जमींदारी system. उत्तर प्रदेश में जो किसान मूवमेंट था फाइनली उसकी वजह से जो है अब ये मांग उठने लगी कि जमींदारी सिस्टम को खत्म करो. इन बिहार द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय स्वामी सहजानंद इन 1929. बिहार में जो है स्थानीय स्तर पर प्रोविंशियल स्तर पर किसान सभा की स्थापना की गई स्वामी सहजानंद के द्वारा 1929 में. The No Revenue campaign under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel against the revenue hike of 22% by the Bombay government in Bardoli in 1927 became an all-India issue. मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो नो रेवेन्यू कैंपेन चलाया था कि कोई टैक्स ही नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि बम्बई की सरकार ने जो है बारडोली में बम्बई की सरकार ने जो है 22% सीधा टैक्स बढ़ा दिया था, तो उसके विरोध में उन्होंने कहा कि नहीं टैक्स नहीं देना है, ये वाला जो कैंपेन शुरू किया. तो ये जो बारडोली से शुरू हुआ मूवमेंट ये पूरे इंडिया का मुद्दा बन गया, एंड द गवर्नमेंट वाज फाइनली फोर्स्ड टू अबैंडन टेम्परेरीली द रेवेन्यू डिवीजन. और सरकार को जो है कुछ समय के लिए जो रेवेन्यू में बदलाव करने का जो प्लान था उसको छोड़ना पड़ा. अबैंडन मतलब त्याग करना, सरकार ने त्याग दिया उस प्लान को. इन खेड़ा टू the revenue remained more or less the same as it was in 1890 because of the determined resistance of the peasants against its rights. Okay? खेड़ा में भी जो है रेवेन्यू जो है मोटा मोटी वही रहा जितना कि वो 1890 में था. क्यों? तो किसान वगैरह जो थे उन्होंने जो है काफी दृढ़ निश्चय के साथ जो है इसका विरोध किया, प्रतिकार किया. Okay? तो इस तरीके से जो है 20th सेंचुरी में क्या हो रहा है कि अब छिटपुट कहीं नहीं विरोध हो रहा है, छिटपुट आंदोलन सब नहीं है, अब जो है ज्यादा ऑर्गेनाइज ज्यादा संगठित रूप से विरोध हो रहा था, और इस विरोध की वजह से जो है किसानों की मांगों को ज्यादा सफलता मिल रही थी. अब इसमें किसान सभा का रोल जो है, राइट, तो किसान सभा के रोल को भी हम देख सकते हैं. अब किसान सभाज वर ऑर्गेनाइज इन एवरी प्रोविंस इन द 1930s. 1930 वाला जो दशक था उसमें हर एक क्षेत्र में हर एक प्रोविंस में जो है किसान सभा ऑर्गेनाइज की गई थी. मोस्ट ऑफ देम ओड एलिजियंस टू द ऑल इंडिया कांग्रेस, दो सम ऑफ देम डेवलप्ड लिंक्स विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज. ज्यादातर जो किसान सभा जो थे ये ऑल इंडिया कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनके प्रति उनके जो है कह सकते हो कि लॉयल्टी थी. कुछ बाकी जो है वो दूसरे पार्टी से भी जुड़े हुए थे. अब ये किसान सभा जो थे इन जनरल सपोर्टेड द कॉज ऑफ द पेजेंट्स, हेल्ड मास मीटिंग्स एंड पेजेंट मार्चेस टू फाइट अगेंस्ट ग्रॉस इनजस्टिसेस ऑफ द जमींदार्स एंड तालुकदार्स एंड एवरीथिंग. ये किसान सभा जो थे वो जनरली जो है किसानों के हक के, किसानों के मांग को सपोर्ट करते थे, बड़ी बड़ी सभाएं करते थे, और इसके अलावा किसानों का जो है मार्च निकालते थे ताकि जमींदारी, तालुकदारी, मनी लेंडर्स, सरकार सबके खिलाफ सबके कह सकते हो कि अन्याय के खिलाफ जो है लड़ा जा सके. Gradually the peasant movements were absorbed in the national movement and most of these sabhas chose to support the Congress for getting their grievances redressed. धीरे धीरे जो है जो ये किसान के आंदोलन वगैरह जो थे वो हमारे राष्ट्रीय कह सकते हो कि आंदोलन में जो है शामिल हो गए, उसमें मिल गए, और ज्यादातर जो ये किसान सभाएं थी इन्होंने जो है कांग्रेस को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया. ठीक है, कांग्रेस के साथ ही मिलकर जो है अपनी तकलीफों को, अपनी ग्रीवांसेस को जो है पूरा करने का जो है उन्होंने रास्ता चुना. In the later phase of the freedom movement, the peasant movements merged with the national movement and mostly became non-violent under the leadership of महात्मा गांधी. अब बाद का फेज जो रहा फ्रीडम मूवमेंट का, उसमें ये जो किसानों के जो आंदोलन वगैरह थे वो नेशनल मूवमेंट के साथ मिल गए, और ये मोस्टली जो है नॉन वायलेंट रहे, अहिंसावादी रूप में रहे, क्योंकि भाई गांधी जी थे ना हमारे. तो इस तरीके से अगर हम कॉलोनियल अगर मान लो कि रूरल इंडिया की बात करते हैं कॉलोनियल पीरियड में, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो बेसिकली कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी को जो है के इम्पैक्ट को देखना होगा. तो इनकी जो एक्सप्लॉइटेटिव, जो इनकी जो शोषण करने वाली जो खेती की पॉलिसी रही, कृषक पॉलिसी रही या एग्रेरियन पॉलिसीज रही, और जो इनके लैंडलॉज थे,
ठीक है। इनको जो है हम कुछ अलग अलग तरीके से अब देख, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम देख सकते हैं। पहली बात, लैंड बिकेम अ सेलिएबल प्रॉपर्टी। पहली बार इंडिया में जो है जमीन जो है बिकाऊ चीज हो गई, पहले बिकने का सीन नहीं था। अब सिस्टम ऑफ पेइंग रेवेन्यू विद इन द स्पेसिफाइड टाइम कंपेल्ड मेनी स्मॉल पेजेंट्स एंड लैंड होल्डर्स टू मॉर्गेज और टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब सर्टेन फिक्स टाइम के अंदर जो आपको टैक्स देने की जो कंपल्सन है, मजबूरी है, उसकी वजह से बहुत सारे छोटे किसान जो थे या जमीन के मालिक, उनको जो है अपना जमीन जो है वो भरना लगाना पड़ा, ठीक है ना, मॉर्गेज लगाना पड़ा, या फिर अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई। Whenever the peasants failed to pay land revenue, the government put up their land for sale to collect the arrears of revenue. जब भी कोई किसान बेचारा अपना लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर पाया, सरकार क्या करती थी, उनकी जमीन को जो है बेचने के लिए रख देती थी, ताकि जो बचा हुआ रेवेन्यू है उससे वसूला जा सके। इन सच ए केस ही लॉस्ट हिज लैंड एंड टर्न इनटू अ लैंडलेस लेबरर। और ऐसे केस में बेचारा किसान जो है वो अपनी जमीन तो खो ही देता था, अब जो है वो भूमिहीन मजदूर बन जाता था। The policies followed by the British only led to the impoverishment of the peasantry. जो इनकी एग्रेरियन पॉलिसी रही, खेती से रिलेटेड जो पॉलिसी रही ब्रिटिश की, उसने जो है सिर्फ किसानों को गरीब किया। Okay, the benefits of commercialization were reaped by the British while the Indian peasants suffered. यहाँ के खेती के कॉमर्शियलाइजेशन का जहां ब्रिटिशर्स ने फायदा उठाया, भारतीय किसानों को सिर्फ जो है इसकी वजह से तकलीफें ही मिली। दिस ऑपरेसिव सिस्टम कंटिन्यूड ऑलमोस्ट टिल द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। और ये जो दमनकारी जो नीति थी, ये मोटा मोटी ब्रिटिश रूल के खत्म होने तक चली। ओके, सो वेल, दैट वाज दिस चैप्टर ओवरऑल। तो हम यहाँ पर जो है की एस्पेक्ट्स को क्विकली रिव्यू कर सकते हैं कि जो एग्रेरियन पॉलिसी जो ब्रिटिश ने फॉलो किया था, उसकी वजह से जो है गांव वाले एरियाज में बहुत सारे चेंजेस आए। नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम, चाहे परमानेंट सेटलमेंट हो, रैयतवारी सेटलमेंट हो या फिर महलवारी सेटलमेंट हो, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया। इंडिया से और ज्यादा फायदा उठाने के लिए ब्रिटिशर्स ने किया, तो उन्होंने जो है खेती का कॉमर्शियलाइजेशन किया, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि बेसिकली उन्हीं जो है नकदी फसलों की खेती करनी है जिनका की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा हो। उनके शोषण वाले कंडीशंस की वजह से, जो ब्रिटिश रूल में जो शोषण वाले कंडीशंस जो पैदा हुए थे, उसकी वजह से द पेजेंट्स रोज इन रेबेलियन, किसानों ने जो है आंदोलन भी किया। So well, that was about this chapter. Now you can complete the exercise at the end of it, and now in the next session we will move to the geography component of our syllabus. Bye bye.